हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज अकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास 11 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है लर्निंग यानी कि अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज, आपको सभी को पता होगा कि सीटेट, एचटेट, यूपीटेट में एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कितने क्वेश्चन उसमें से पुटअप होते हैं। तो चलो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक अधिगम यानी कि लर्निंग का टॉपिक है। लर्निंग का अर्थ क्या होता है? अभी कोई भी चीज सीखना जब व्यक्ति कोई भी चीज को सीख लेता है तो उसके व्यवहार और व्यवहार की क्षमता तुलनात्मक रूप में स्थायी परिवर्तन होते हैं। तो उनका अनुभव और अभ्यास के कारण होता है। मीन्स इसके कहने का अर्थ क्या है? भी कोई भी व्यक्ति है, जब वो अपने कुछ भी कार्य को सीख लेता है तो उसके जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं तो वो क्या कहलाती है? भी अधिगम कहलाती है। इनके अधिगम के कुछ निम्नलिखित तथ्य के बारे में बताया, जैसे कि सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार का परिवर्तन होना, यानी कि इसमें अभ्यास और अनुभव के कारण भी कोई भी कार्य को हम सीख सकते हैं। एक कोई भी कार्य को हम बार बार करते हैं, यानी कि अभ्यास के कारण कोई भी कार्य करते हैं। यानी कि मैंने कुछ कार्य को सीखा है तो मैंने उस कार्य को सीखने के बाद में मैं बार बार उस कार्य का अभ्यास करूंगी तो वो क्या होगा? भी मैं उस कार्य को जल्दी से सीख पाऊंगी और मेरे व्यवहार में क्या होगा? भी परिवर्तन होगा। एक होता है अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के अनुसार, यानी कि 1 या 2 साल से जब तक हम बार बार उसी कार्य को करते जाते हैं, जो भी हमें अनुभव होता है तो वो क्या होगा? भी हम उस कार्य को सीख लेंगे और हमारे कार्य में क्या होगा? भी व्यवहार होगा। सीखने में व्यवहार के परिवर्तन तुलनात्मक रूप में स्थायी होता है और ये अधिगम के व्यवहार परिवर्तन लंबे समय तक रहता है, जैसे कि दवा, थकान, बीमारी आदि के कारण किसी भी परिवर्तन सीखना नहीं होता। बल्कि उदाहरण के लिए जैसे थकान होने पर एक बच्चा है वो बैठ जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन को इसे सीखना नहीं कहेंगे। मीन्स जो सीखने का व्यवहार है उसको परिवर्तन तुलनात्मक रूप में स्थायी होती है और ये अधिगम के व्यवहार परिवर्तन लंबे समय तक अपने दवा और बीमारी आदि के कारण इस परिवर्तन में नहीं सीख पाते। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता और बाह्य दोनों व्यवहार के दोनों हो सकते हैं, जैसे कि नशे की अध्ययन करके उसी व्यक्ति के बारे में व्यक्ति अपने मित्र के घर का रास्ता नक्शे में सीख लेता है और वास्तविक नहीं हो पाता, जिसमें इसे सीखने के लिए कहेंगे। यानी कि जो परिवर्तन है वो कोई भी कार्य को जब हम सीखते हैं तो उसमें क्षमता और बाह्य व्यवहार दोनों हो सकते हैं। कौन कौन से? भी क्षमता और बाह्य क्या क्या हो सकते हैं? भी दोनों हो सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन अनुभव और अभ्यास के कारण होता है, जैसे कि एक बच्चा है वो किसी भी गर्म स्टोव को छूता है तो उससे हाथ जल जाता है, लेकिन उसका अनुभव क्या होता है कि वो दोबारा उस कार्य को यानी कि दोबारा उस स्टोव को नहीं छूता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये गर्म है और गर्म है तो तुम्हारा हाथ जल सकता है। तो इसलिए वो उसे क्या हो गया? अभी अनुभव हो गया तो वो उस कार्य को दोबारा नहीं करेगा। यानी कि व्यवहार में अधिगम इसे कहेंगे। यानी कि किसी भी प्रकार को जब हम बार बार में प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, जैसे कि बच्चा है वो पंखा कहने के लिए पंखे की इशारा करना सीख जाता है, जैसे नृत्य करना सीखना, साइकिल चलाना सीखना, किसी भी कविता को जब हम बार बार दोहराते हैं तो वो अभ्यास के द्वारा उस कविता को हम सीख लेते हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन होने के कारण जो भी अनुभव अभ्यास के लिए अधिगम को नहीं कहेंगे। इसकी वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ आदि थकान से होने वाले व्यवहार परिवर्तन नहीं कहलाता। फिफ्थ क्या है? भी जो अधिगम एक अनुमानिक प्रक्रिया होती है जिसमें निष्पादन व्यक्ति के बाहरी वातावरण होते हैं, जैसे कि एक कविता है वो बार बार दोहराकर हम सीख सकते हैं, लेकिन अध्यापक कहने पर हम उस कविता को सुना भी देते हैं तो वो क्या होगा? भी निष्पादन कहलाएगा, जिसके आधार पर अध्यापक की एक अनुमान करता है वो उस कार्य को कैसे अपनी कविता को कैसे सीख ली है। गाइज, हम इसके प्रतिमान की क्लास है वो हम कल करेंगे, क्योंकि इसके जो भी सिद्धांत है यानी कि प्रतिमान यानी कि सिद्धांत, तो इसके सिद्धांत है वो 2 टाइप से दिए गए, प्राचीन अनुबंधन और साधनात्मक यानी कि क्रियात्मक अनुबंधन। तो इसकी कुछ थ्योरी दी गई है, उन्होंने कुछ जैसे कि कुत्ते पर प्रयोग किया गया है, बंदर पे प्रयोग किया है, तो हम इनकी जो भी थ्योरी है तो वो हम अलग से उनकी क्लास में करेंगे। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं इसमें।
अधिगम के प्रभावित होने वाले कारक। अधिगम के प्रभावित होने वाले कारक क्या हैं? भी इसके निम्नलिखित कारण बताएं। तो कुछ चीजें जब हमें सीखी गई सामग्री में संबंधित होती हैं तो उसके अधिगमकर्ता को हम हमारे वातावरण से संबंधित होते हैं। इसके कुछ निम्नलिखित कारण, जैसे कि सीखे जाने वाली सामग्री की विशेषताएं। इसमें कुछ भी चीजें जब हम सीखते हैं तो उसकी जैसे लंबाई है, अर्थपूर्णता, परिनिष्ठता, सामग्री के मध्य सामचर्य, स्पष्टता आदि के अधिगम को हम प्रभावित करते हैं। तो अर्थपूर्ण परिचित सामग्री के तो अधिगम शीर्ष होगा और सामग्री के मध्य संबंध भी अधिगम की सुगम बनाता है। यानी कि एक कहानी को एक भूगोल के जब पाठ के हम तुलना कर लेते हैं उसे हम जल्दी से सीख लेते हैं। पुनः संगठन विधि को सीखने के लिए वांछित अधिगम संगठित हो जाता है। संगठनात्मक प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? भी प्रतिभागी शब्दों को पुनः स्मरण नए क्रम के अनुसार करना और वह किसी भी प्रस्तुत किए जाना जिसे संबंधित दी जाने वाली सामग्री पर उसकी विशिष्ट व्यक्ति के स्वयं पर उसको निर्भर कर सकता है। यानी कि बोसफील्ड की 4 श्रेणियां बनाई गई, जैसे कि पशु है, नाम, पेशा, सब्जी आदि की जो 60 शब्दों के लिए एक सूची को इन्होंने क्रम के अनुसार इनको बनाया गया, जिसे हम वर्ग गुच्छन भी कहते हैं। सेकंड क्या है? वातावरण। वातावरण में जो अधिगम को भी जब हम सीखते हैं तो वो हमारे वातावरण पर पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसे शांत और स्वस्थ वातावरण, उचित रोशनी, तापमान, वातायन और अधिक सुगम होना चाहिए। अधिगम के संबंधित कारण। अधिगम के संबंधित होने वाले कारण कौन से हैं? जैसे कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन, जो भी हमारी किसी भी प्राणी की एक ऐसी मानसिक और शारीरिक व्यवस्था होती है जो प्राणी की वर्तमान आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उल्लेखित करता है और अभिप्रेरित व्यक्ति के लाभ करने के लिए उनकी प्रबलता के कारण उसका ऊर्जा प्रदान होती है। यानी कि अधिगम के लिए प्राणी के अभिप्रेरित करना, उसे यदि वह कोई मिठाई खाना चाहता है तो उसे रसोई घर में जाकर उन्होंने मिठाई को क्या होगा भी ढूंढना पड़ेगा। यानी कि कोई भी कार्य को जब हम सीखते हैं उसको तो मानसिक शारीरिक की अवस्था में होती है जो हमारे वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसको उल्लेखित किया गया है। और अभिप्रेरणा में हमें पुनर्वलन की अनुसूची को सीखने की प्रभावित करती है, जिसमें प्रत्येक प्रयास से पुनर्वलन प्राणी जल्दी से सीख लेता है, उसको उस कार्य के लिए विलोप में शीघ्रता आती है और कुछ प्रयासों के पुनर्वलन से उसे कुछ यानी कि अनुसूची से उस कार्य को जल्दी सीख लेते हैं और उस कार्य में उसको कोई भी कठिनाई नहीं होती। संवेदी क्षमता। संवेदी क्षमता में यदि कोई भी विभाजित जो प्राणी है उसको संवेदी सूचनाओं को अनुक्रिया करने के लिए योग्यताओं की विभिन्नता होती है। जैसे कि उन्होंने प्राणियों के अधिगम क्षमता को जैविक क्षमता के कारण उसको परिसीमित होना, उनकी संवेदी अंग। संवेदी अंग क्या होता है? भी जो पीछे हमने क्लासेस में क्या था कि संवेदी अंग यानी कि जो भी हमारे ज्ञानेंद्रिया होती हैं, तो हमारी ज्ञानेंद्रिया कितनी होती है? भी 5 टाइप की होती है। संवेदी अंग के उपस्थित परिवर्तन उद्दीपन की जानकारी के लिए ये आवश्यक है। आयु और परिपक्वता। आयु और परिपक्वता में क्या बताया अभी उन्होंने कि जो अधिगम आयु और परिपक्वता पर भी उनके निर्भर करती है, क्योंकि कोई भी कार्य को जब हम सीखते हैं तो उसमें परिपक्वता का होना भी जरूरी है। थकान और ऊब। थकान और ऊब में एक रक्षता यानी कि निरक्षता अधिक करती है, जिसमें थकान मानसिक और शारीरिक स्थिरता से संबंधित होती है, जो सीखने के लिए सामर्थ्य को कम करती है। जब उस कार्य की इच्छा की कमी के लिए इंगित करना, दैनिक जीवन में हम उस कार्य को कैसे देखते हैं। थकान होने पर हम किसी भी पाठ को उसे अच्छी तरह से सीख लेते हैं, जैसे कि शारीरिक मानसिक ताजगी, जैसे कि नींद पूरी होने से उनको थकान और उसकी सुलभ हो जाती है। संवेदनात्मक स्थिति, जिसमें संवेदनात्मक स्थिति क्या होती है? जैसे कि क्रोध होना, घृणा, ईर्ष्या, अवसाद आदि ये अधिगम में बाधा लाती हैं। फिर है पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम यानी कि किसी भी नए अधिगम को पूर्ण अधिगम में उनको काफी प्रभाव पड़ता है। इसे हम अधिगम स्थानांतर भी बोलते हैं, जिसमें पहले सीखा हुआ ज्ञान जब हम नए ज्ञान में हम उसको सीखते हैं तो क्या कहलाता है? पूर्व अधिगम कहलाता है। तो पूर्व अधिगम है उनके कुछ टाइप बताएं, जैसे कि ऋणात्मक है, धनात्मक है और शून्य अंतरण है। धनात्मक में क्या बताएगा? जैसे कि धनात्मक अंतरण है। धनात्मक में क्या बताया कि जब हम कोई भी कार्य को सीखा हुआ है और उस कार्य को जब हम नए सीखने के लिए
सहायक होते हैं तो वो क्या कहलाता है अभी, धनात्मक अंतरण होता है। अब ऋणात्मक अंतरण, ऋणात्मक क्या होता है अभी, कोई भी हम जब कार्य को सीखे हुए हों और उस कार्य को हम दोबारा उस कार्य को प्रयास करते हैं तो उसमें जो भी बाधा आती है, जो भी समस्या आती है तो वो क्या कहलाएगी भी, ऋणात्मक अंतरण कहलाती है। फिर है शून्य अंतरण। शून्य अंतरण में क्या होगी भी, इसमें न तो ऋणात्मक होगी और न ही धनात्मक होगी, यानी कि न तो कोई भी कार्य को सीखा जाएगा पुराने ज्ञान, जो कोई पूर्व ज्ञान यानी कि पहले ज्ञान सीखा हुआ है तो न तो नए ज्ञान को उसको ऐड करेगा और न ही उस कार्य को करने के लिए बाधा आएगी। शून्य यानी कि वो उस कार्य को पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उपयुक्त कारणों में जैसे कि रुचि है, बुद्धि, अभियोगिता, अभिवृष्टि आदि अधिगम के प्रभावित होने वाले कारक हैं। अधिगम सिद्धांतों का अनुपयोग। अधिगम सिद्धांतों का अनुपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इनको वांछित व्यवहारों को अर्जन को बढ़ाना, उनको अवांछित व्यवहार में समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। जैसे कि अनुबंधन सामाजिक अधिगम है, वाचिक अधिगम है, प्रेक्षण अधिगम है, जिसमें विकसित होने वाली विधियों को इन्होंने इनका प्रयोग समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया है। बच्चों का पालन पोषण सिद्धांतों के लिए इन्होंने जैसे कि प्राचीन गाइस, ये हम सारी जो भी सिद्धांत है वो हम कल की क्लास में करेंगे क्योंकि ये सिद्धांतों के बारे में ही बताया गया है। जैसे कि प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है, इसमें बच्चे को खतरे में करके सुरक्षा के संकेतों में इनको उस कार्य को सिखाया गया है। पुरस्कार के माध्यम से क्रिया प्रस्तुत है, अनुबंधन के कारण उस कार्य को सीखना, जैसे पढ़ना, जीवन में अनुशासन, समय प्रबंधन अपनाना आदि इस कार्य को ये बढ़ाता है। संगठन में कर्मचारी और अनुशासनहीनता अनुपस्थिति को कम करने के लिए कार्य के प्रति रुचि बढ़ाना, आवश्यक कौशल विकसित करना, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के आदि अधिगम सिद्धांतों का इन्होंने उपयोग किया गया है। तो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक है। आज के टॉपिक में हमने अधिगम के बारे में पढ़ा और कुछ अधिगम के प्रभावित होने वाले कारक हैं और कुछ अधिगम के अनुपयोग है। सिद्धांतों के बारे में हम कल करेंगे गाइस। तो गाइज, ये था आज का हमारा टॉपिक। गाइज, अगर आज की क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाले हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।